नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार है, तो आज रविवार विशेष में ये बताने की जरूरत नहीं है कि राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया है और माननीय केजरीवाल जी सत्ता गंवा चुके हैं। लेकिन ये माननीय केजरीवाल जी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि माननीय केजरीवाल जी महाविकास अघाड़ी के भी नेताओं के साथ खूब मिलते-जुलते थे और आखिरी बार जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे आए थे, तो उस वक्त केजरीवाल जी जेल में थे, लेकिन उनकी पत्नी से मिलने के लिए वो केजरीवाल जी के घर पर भी गए थे, जिसको आपने शीश महल के रूप में अब देखा है, जाना है, पहचाना है। हमारा विषय केजरीवाल नहीं है। रविवार के दिन आज पूरा देश, चूंकि मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, 22 जनवरी को सुनवाई हुई, 5 फरवरी को सुनवाई हुई और अगली तारीख की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो कि जानकारी आ गई है। अगली तारीख 27 फरवरी की लगी है। 27 फरवरी को यह सुना जाएगा। अब देखिए, माननीय आलोक आराधे के कार्यकाल में महीने से ज्यादा वक्त नहीं जा रहा है, बल्कि महीने के अंदर जा रहा है। एडवोकेट नीलेश ओझा जी से इन्होंने खुद पूछा था कि आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कब तक आप पेश हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह का समय दीजिए। तो उन्होंने कहा चलिए भाई, 2 सप्ताह नहीं, हम 3 सप्ताह का समय दे देते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से 3 सप्ताह का समय दिया और 27 फरवरी की डेट उन्होंने मुकर्रर कर दी। 27 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन उस सुनवाई से पहले आज देश कुछ बड़े सवाल, गिनती आप करते जाइएगा, देश कुछ बड़े सवाल आदित्य ठाकरे से पूछ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको मैं अक्सर बताते रहता हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी अपने ऊपर यह तोहमत नहीं लेगी कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से काम कर रहा हूं। मैं से यहां तात्पर्य है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि हमें किसी केस में फंसाने के लिए हमारे खिलाफ राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है। ये बात कह सकते हैं, कहते भी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगता है कि इन आरोपों से खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। लगना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पूरा हक है, वो लगे। हमारा तो सिर्फ डिमांड यही है कि वो इस इंक्वायरी को अटकाए भटकाए नहीं। और मुझे लगता नहीं है कि अब वो इस इंक्वायरी को अटका सकेंगे या भटका सकेंगे, क्योंकि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 2 हियरिंग हो चुकी है, तीसरी हियरिंग होने वाली है। तीसरी हियरिंग से पहले लेकिन सबसे जो मौजूद सवाल है, वो सवाल आज देश आदित्य ठाकरे से पूछ रहा है। पहला सवाल कि आखिर वो कौन सा कारण है जिस कारण के तहत आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान के केस में लिया जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत के केस में लिया जा रहा है। क्या लोगों का यह दिवा स्वप्न है? मीडिया वालों का यह स्वप्न है? राजनीतिक रंजिश है? क्या है? इसका जवाब उन्होंने दिया है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। इसका उन्होंने जवाब दिया है एफिडेविट के माध्यम से, जो पीआईएल लगी है, उसमें उन्होंने कहा है कि नितेश राणे ने जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो राजनीतिक रंजिश के तहत है और एक मीडिया ग्रुप का भी उन्होंने नाम लिया है कि उनके हमारे खिलाफ लगातार कैंपेन करने की वजह से मेरा नाम आया है। क्या आप, देश की जनता, आदित्य ठाकरे के इस जवाब से सहमत हैं? अब ये देश की जनता के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, एसएसआर वॉरियर पर छोड़ रहा हूं, सुशांत और दिशा के प्रशंसकों पर छोड़ रहा हूं, और जो आदित्य ठाकरे के प्रशंसक हैं उनके ऊपर भी छोड़ रहा हूं। जो दूसरा सवाल है, उन्होंने कहा अगर इनका उस केस से कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि दिशा सालियान की जिस रात मौत हुई है, मैं उस रात वहां पर था ही नहीं। तो अगर कोई कैंपेन कर रहा है, करने दीजिए। आपको डर किस बात की थी?
ये आरोप लगाने के पहले ही जो बहुत छोटी-मोटी जो आरोप लग रही थी, उस पर इन्होंने कहा कि मैं उस रात वहां पर था ही नहीं, और इसको लेकर के उन्होंने एक झूठा एफिडेविट दिया है जो साबित हो गया। तो पहला सवाल है कि आदित्य ठाकरे ने ये झूठ क्यों बोला? एफिडेविट दिया उन्होंने कि मैं उस रात दिशा के यहां जो मेरे होने की बात की जा रही है वो गलत है, क्योंकि उस रात मेरे नाना जी की मौत हो गई थी और मैं नाना जी के जगह पर था। सच्चाई ये है कि इनके नाना जी की मृत्यु जो है वो 14 जून को हुई थी, मतलब सुशांत की मृत्यु के दिन या उसके एक दिन बाद हुई थी। तो यहां इनका झूठ पकड़ा गया, साफ साफ ये झूठ पकड़ा गया, और उन्होंने ये लिख करके दिया है। अब इस झूठ का जवाब क्या है? कोई जवाब इनके लिए इनको नहीं मिल रहा है। दूसरा, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे, मीडिया वाले आरोप लगा रहे थे। तो मान लेते हैं कि मीडिया इनके खिलाफ कैंपेन कर रही थी, तो आदित्य ठाकरे ने अपने पिताजी को यह सलाह क्यों नहीं दिया कि उनके पिताजी पब्लिक डोमेन में आके कहते कि अगर सुशांत और दिशा की जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ये डिमांड करती है कि इसकी जांच देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई करे। क्या आदित्य और उद्धव ठाकरे ने इसकी जांच की मांग की? आप इसके पहले जहां कहीं भी देखे होंगे, आपको याद होगा, इवन कोलकाता में भी, कोलकाता में जो रेप कांड हुआ था अभी एक डॉक्टर का, तो जब वहां बवाल हुआ और ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये उनके हाथ से मामला अब जा रहा है, तो ममता बनर्जी ने आखिर में ये घोषणा की कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां कहीं भी जिस किसी भी स्टेट में अगर मान लीजिए कि अलग अलग पार्टी की सरकार रहती है और उसके ऊपर आरोप लगता है, तो जिस पार्टी की केंद्र में सरकार रहती है और दूसरी पार्टी की अगर स्टेट में सरकार है और स्टेट वाली सरकार पर कोई तोहमत लग रही है, तो अपनी पारदर्शिता, अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए वो पार्टी की सरकार वहां कहती है कि इस घटना की जांच आप सीबीआई से करा लीजिए, क्योंकि सीबीआई तो केंद्र के अधीन है और केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। इससे वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर केंद्र के अधीन आने वाली एजेंसी इस घटना की इंक्वायरी करेगी तो हमारे ऊपर गाज नहीं गिरेगी, लोग हमसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने इंक्वायरी में कुछ गड़बड़ की है। और अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो ये केंद्र के जो पार्टी है जो सत्ता में है उसके ऊपर जाएगी और सीबीआई के ऊपर जाएगी, मेरे ऊपर ये कोई तोहमत नहीं लगेगी। तो कम से कम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ये काम तो फौरी तौर से करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। तीसरा सवाल, इस केस की एक अहम किरदार है रिया चक्रवर्ती, सुशांत के केस का और दिशा, दोनों के केस का। मैं जब भी बात करता हूं तो दिशा और सुशांत का केस मिला जुला है, कोई अलग है नहीं, स्टैंड अलोन केस है नहीं। दूसरा, अगर रिया चक्रवर्ती ने, शुरू में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, फिर रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला? फिर रिया चक्रवर्ती को कौन मदद कर रहा था यह कहने के लिए कि आप ये कहें कि नहीं, सुशांत के मृत्यु की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी, हम उससे संतुष्ट हैं। आप लिव इन रिलेशन में थे, बतौर पत्नी थे, आपकी आपके प्रेमी थे वो, आप उनकी प्रेमिका थी, बेइंतहा मोहब्बत करते थे आप, तो आपने ये कहा कि सीबीआई से होनी चाहिए। फिर किसके कहने पर रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट बदला और सुप्रीम कोर्ट में फिर एफिडेविट देने के लिए आ गई कि नहीं, ये जांच जो है मुंबई पुलिस से ही हो सकती है और हम संतुष्ट हैं? किसने किया? क्या आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस बात का खुलासा करेंगे कि रिया चक्रवर्ती खुद कह रही थी, खुद उनको सपना आ गया कि मुंबई पुलिस बड़ी ही इफिशिएंट स्कॉटलैंड यार्ड है, उसके तरह काम करती है, तो मुंबई पुलिस काम कर सकती है? ये खुद सपना आ गया रिया रिया चक्रवर्ती को, या रिया के यार ने
रिया के ऊपर दबाव बनाया कि तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती क्यों की, तुम ये स्टेटमेंट वापस लो और तुम ये जाकर के कहो कि नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच कर सकती है और करेगी। किसने कहा? फिर उसके बाद एक सवाल उठता है कि आदित्य ठाकरे ने, अगर आदित्य की कोई भूमिका नहीं थी तो आदित्य के जो पुलिस वाले थे, मलवानी पुलिस स्टेशन जो काम कर रही थी, आदित्य ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसका सीसीटीवी फुटेज कहां है, वो डायरी कहां है, वो गार्ड कहां है? या आदित्य ने कभी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, या उद्धव ठाकरे ने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि रोहन रॉय जो दिशा साल्यान का फियांसे है, वो गायब क्यों है? पुलिस उसको पकड़ क्यों नहीं पाई अभी तक? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी थी, आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे या नहीं थे? तो रोहन रॉय महीनों गायब कैसे हो सकता है? रोहन रॉय जो चश्मदीद है, दिशा साल्यान के साथ है, दिशा साल्यान के साथ पार्टी कर रहा है, तो रोहन रॉय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पांचवा सवाल, बिहार से पुलिस वाले आए थे इंक्वायरी करने के लिए। ये आपको, अगर कोई भी आपके ऊपर तोहमत लग रही है, एक स्टेट की पुलिस आ रही है, अगर आप साफ थे, पारदर्शी थे, हाँ, ये हो सकता है कि चलिए मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि इनकी इनकॉम्पिटेंसी पर, नहीं, सवाल नहीं, इनकॉम्पिटेंसी पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। ये हो रहा है कि हो सकता है कि पारदर्शी और बिना फेवर के इन्वेस्टिगेशन होने में कोई दिक्कत हो, ये अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाए। तो कोई बिहार पुलिस आई, तो आपकी मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ सहयोग क्यों नहीं किया? क्या आपत्ति थी? दोनों मिलकर के भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। आपने वहां के एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया, 14 दिन तक आपने क्वारंटीन करके रखा मुंबई में, क्यों किया? जबकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आए थे दिशा साल्यान के यहां पार्टी में, उसको आने की इजाजत थी, पार्टी हुई। 7 तारीख को पार्टी हुई है एकता कपूर के घर पे, उस पार्टी की इजाजत है। एक पत्रकार दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई पहुंचता है चार्टर में और उसको इंटरव्यू करने की अनुमति दी जाती है, उसकी अनुमति है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर, एक इतने बड़े केस का, इतने बड़े स्टार की मौत हुई है और उसके स्टेट से आ रहा है, उसके फादर वहां पर एफआईआर कर रहे हैं, बोनाफाइड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस ऑफिसर उस स्टेट से आ रहा है जिस स्टेट से वो स्टार आते हैं, और वहां पर एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के बिना पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, आपने उसे नजरबंद कर दिया। क्यों किया? छठा सवाल, सीबीआई ने कभी दिशा साल्यान की इंक्वायरी नहीं की, कभी नहीं की। फिर 2 साल के बाद यकायक आकर के ये सारी मीडिया को मैनेज करके ये खबर कैसे फैली कि आदित्य ठाकरे को किसी भी केस में, हर केस में क्लीन चिट मिल चुका है, कहीं उनका कोई नाम नहीं है, और इसमें सीबीआई तक ने इंक्वायरी कर ली। ये जब छपा तो आपने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया कि नहीं नहीं, सीबीआई ने इंक्वायरी नहीं की है? सीबीआई दूसरे दिन आकर के, ये इस खबर के प्रकाशित प्रसारित होने के बाद सीबीआई दूसरे दिन आकर के इस खबर का खंडन कर देती है और ये कहती है कि सीबीआई के पास दिशा साल्यान का तो केस है ही नहीं। तो फिर आदित्य ठाकरे ने बढ़ करके ये क्यों कहा कि मुझे क्लीन चिट मिल गया, और ये क्यों चारों तरफ फैलाया? सातवां, चाइल्ड एब्यूज को लेकर के, पेडोफिलिक होने का आरोप इनके ऊपर लगा, इतना गंभीर आरोप लगाया नीतेश राणे, नीलेश राणे ने, डिजिटल प्रूफ दिया और कहा कि यह व्यक्ति ऐसा है कि आप इसे
किसी भी सभ्य घर में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चियों पर भी नजर रखता है। ये व्यक्ति, ये पीडोफिलिक है और ये बहुत ही गंभीर अपराध में शामिल है। इसके अलावा नीलेश राणे ने दिशा सालियान की गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया आदित्य ठाकरे के ऊपर। संजय राउत एक मामूली बात पर किसी के भी खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं। इतना गंभीर आरोप, गैंगरेप करने के बाद हत्या। दूसरा, पीडोफिलिक होने का आरोप, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा आदित्य ठाकरे के ऊपर। आदित्य ठाकरे ने या उद्धव ठाकरे ने या संजय राउत ने क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा किया नीतेश राणे पर और नीलेश राणे पर? ये दोनों बात पब्लिक डोमेन में है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी। आपसे पूरा देश पूछ रहा है और ये सवाल रखा जाएगा अदालत में। ये सारी जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि ये सारे सवाल अदालत के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और माननीय आदित्य ठाकरे आपको जवाब देने पड़ेंगे। ये जो 7वां सवाल मैंने आपके सामने रखा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जब नीलेश राणे ने इतना संगीन आरोप लगाया कि बलात्कार, हत्या, पीडोफिलिक होने का आरोप लगा, उस पर इस परिवार ने, उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने या उनके किसी सहयोगी, संजय राउत जैसे सहयोगी ने एक बार भी कोई मानहानि का कंप्लेन करने की कोशिश क्यों नहीं किया? आज तक नहीं किया। 8वां सवाल, जब पीआईएल फाइल हुई तो पीआईएल फाइल होने के बाद इनको नोटिस गया होगा, अखबारों में खबरें छपी चारों तरफ कि ये पीआईएल फाइल हो गया है इनके कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड को लेकर के। तो अभी मैं इंटरवेंशन पर तो बाद में आता हूं। तो इन्होंने ये कहा कि एक टेलीविजन चैनल, भारतीय जनता पार्टी, इनके उकसावे पर, इनके कहने पर यह पीआईएल फाइल हुआ है। ये इनका स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के बाद कि ये राजनीतिक रंजिश हमसे निकाली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर और कुछ टेलीविजन मीडिया के कैंपेन चलाने के ऊपर हमारे खिलाफ ये पीआईएल डाली गई है। तो हमारा सवाल आपसे है, जब आपने ये आरोप लगाया तो इस आरोप का खंडन करते हुए पीआईएल जिन्होंने लगाया था, राशिद पठान ने, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, राशिद पठान ने आपको 19,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और नोटिस आपने रिसीव भी किया है, रिसीव हो गया है, सर्व हो चुका है नोटिस। 19,000 करोड़ का नोटिस भेजा कि अगर आप ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये पीआईएल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर लगी है या किसी मीडिया के उकसावे पर लगी है या उनके कहने पर लगी है या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लगी है, अगर ये बात साबित नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको 19,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जुर्माना के रूप में। ये लीगल नोटिस सर्व किया गया। लीगल नोटिस का अगर कोई जवाब नहीं देता है तो दो बात होती है, एक तो या तो वो मान गया है या तो वो मान रहा है कि इसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सही हैं, मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, या ये नहीं दे करके वो अपराध कर रहा है। अगर जवाब नहीं दे रहा है तो वो अपराध कर रहा है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसका मतलब है उसका जवाब नहीं, आज तक कोई जवाब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं दिया है? ये सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 9, पीआईएल के जवाब में अदालत में आपने इंटरवेंशन फाइल किया। पूरे देश का यह सवाल है कि अगर आपने कोई अपराध किया ही नहीं है तो कोई पीआईएल फाइल हो गया, हो दिया, होने दीजिए, होने दीजिए। ऐसे सैकड़ों पीआईएल फाइल होते हैं, आपको इंटरवेंशन की क्या जरूरत है? आपके खिलाफ अगर अदालत का कोई आदेश आता तो आप उसमें
जाकर के बोल देते कि साहब ये अनर्गल पीआईएल है, फर्जी है, पब्लिसिटी चाहते हैं लोग, या बीजेपी कांग्रेस और इन सब के कहने पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर हमारे खिलाफ स्कोर सेट करने के लिए आए हैं। पीआईएल फाइल होते ही आखिर आपके आंख कान नाक खड़े क्यों हो गए? क्यों आपने आनन फानन में इंटरवेंशन फाइल किया? आपके खिलाफ उस समय 2020 में एक दो मीडिया समूह लगातार कैंपेन कर रहा था। आपने उनके खिलाफ डिफेमेशन क्यों नहीं फाइल किया? एक पुलिस ऑफिसर जो आपके समय में कमिश्नर था, उन्होंने एक मीडिया के खिलाफ डिफेमेशन फाइल किया, लेकिन 2022 में बिना शर्त उस डिफेमेशन के केस को वापस ले लिया। क्यों ले लिया? जब उस पुलिस कमिश्नर ने अपने खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल किया था उस मीडिया के खिलाफ, तो वो केस 2022 में वापस क्यों ले लिया? क्या कारण था? और 2022 में तब लिया गया है साहब, जबकि संभवतः इनकी सरकार टूट गई है, मतलब सरकार चली गई है। जुलाई के आसपास की बात है, वो जून या जुलाई में इनकी सरकार 2022 में गई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। और इसके बाद पीआईएल के कुछ बातों को तो आपने डिस्प्यूट किया, लेकिन कुछ बातों को डिस्प्यूट नहीं किया। पीआईएल में इस बात की चर्चा है, जो पीडोफिलिक होने का आरोप आपके ऊपर है, उसको आपने डिस्प्यूट नहीं किया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो पीडोफिलिक होने का मामला अगर खुलेगा, तो आपके खिलाफ अपराध का पेंडेरा बॉक्स खुल जाएगा और फिर आपके बचने की कोई संभावना नहीं रह सकती है? बचने की संभावना तो अभी भी नहीं है, लेकिन बचने की संभावना आपके आपके होने की कोई बात नहीं हो सकती, आप बच नहीं सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? आखिरी सवाल, कि अगर आपको लग रहा है कि ये सारी बातें झूठ है, सारी की सारी बातें झूठ है, तो आखिर तक आप खुद को बचाने के लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, आपके पिताजी ने कहा कि या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, आखिर उसके साथ संबंध क्यों बनाना चाहते हैं? राजनीतिक लड़ाई है, आप दो ध्रुव पर रहिए। इतना अपमान आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अगर दिशा सालियान केस में आपका कुछ नहीं है, तो इतना अपमान आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मुखर होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं अपने सिपह सालारों के माध्यम से सामना में लेख लिखवा करके कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उनका लाभ मुझे मिल जाएगा, हम तो पुराने डिपेंडेबल अलाय रहे हैं, 25 साल पुराना रिश्ता रहा है मेरा, तो हम करीब हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे करीब नहीं हो सकते हैं? ये तिकड़म क्यों कर रहे हैं? ये ऐसे 10-11 सवाल हैं आदित्य ठाकरे, जिसका जवाब पूरा देश मांग रहा है, पूरा देश मांग रहा है। दिशा सालियान और सुशांत की मृत्यु में रिया चक्रवर्ती और आपके बीच का जो चैट है, वो चैट एक बहुत मजबूत कड़ी बनने वाला है और इसमें आप दोनों की भूमिका न सिर्फ संदिग्ध है, बिल्कुल स्पष्ट है। 44 कॉल किए गए हैं, 44 बार बातचीत हुई है आपकी और रिया चक्रवर्ती की, और वो तब हुई है जब सुशांत की मौत हुई है। आपने ये झूठ क्यों बोला कि आप रिया चक्रवर्ती को जानते ही नहीं हैं, जबकि कॉल डिटेल्स के सारे आंकड़े
नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके पास हैं, और आपके कॉल डिटेल्स की फॉरेंसिक ऑडिटिंग चल रही है। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप रिया चक्रवर्ती को जानती ही नहीं है? ड्रग कार्टेल के साथ आपका क्या रिश्ता है? पेडोफिलिक तो आप हैं ही, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ड्रग कार्टेल को आप संरक्षण करते हैं, ये भी आरोप लग रहा है। और तीसरा आरोप जो सबसे गंभीर है कि बॉलीवुड के लोगों के जितने बैड एलिमेंट्स हैं, उसकी कंपनी में आप शामिल हैं, और उनके साथ मिलकर के आपने दिशा और सुशांत के केस में जो भी कृत्य किया है, वो किया है, जो भी भूमिका है। तो रिया और आपके बीच में जो चैट हुई है ना, वो मजबूत कड़ी है। आपका मोबाइल लोकेशन जो है वो मजबूत कड़ी है। आपका बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करने देना वो मजबूत कड़ी है। मुंबई पुलिस का ये कहना कि फाइल डिलीट हो गई है दिशा के जांच की, मजबूत कड़ी है। 1 महीने में ही सारे जांच को क्लोज कर देना मजबूत कड़ी है मुंबई पुलिस के द्वारा। रिया के द्वारा पहले सीबीआई में अपील करना और फिर सीबीआई से जांच ना हो इसकी अपील करना मजबूत कड़ी है। ये सारी कड़ियां ऐसी हैं जिसका जवाब देश आपसे मांग रहा है मिस्टर आदित्य ठाकरे, एंड यू विल बी ग्रिल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप नहीं बच सकते हैं, और इन सारे सवालों का संज्ञान माननीय अदालत जरूर लेगी, इसका हमें पूरा यकीन है। तो इंतजार कीजिए, कल मैं फिर एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आने वाला हूं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।